हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज का जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो करंट आपका किस लेवल पे तैयारी होनी चाहिए उसका हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी तक जो टाइम चल रहा है उसमें आपके पास सिर्फ 40-45 दिन बचे हैं गेट के एग्ज़ाम के लिए। और इस पीरियड में इतने जब कम टाइम बचता है तो एक ही डाउट दिमाग में आती है कि जितना तैयारी मैं कर चुका हूँ वो सफिशेंट है या उसमें कुछ एडअप करने की ज़रूरत है। जो रैंकर्स होते हैं, अच्छी रैंक होल्डर्स होते हैं, उनका सिलेबस या उनका रिवीजन कितना हद तक कवर हो चुका होता है, एक टाइप से जज करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो वो रेफरेंस पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरी तैयारी कब, इस ड्यूरेशन में दिसंबर में मेरी तैयारी कहाँ तक थी और मैंने कितना कवर किया था। फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल जाए और उसमें क्या एडअप आपको करना है करंट गेट पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। और इसी वीडियो के एंड में मैं एक वीडियो अटैच करूँगा जिसमें मैंने डिस्कशन किया है जिन लोगों ने मेरी गेट की टेस्ट सीरीज़ ली है उनके साथ ग्रुप में मैंने डिस्कशन लाइव क्लास एक ली थी, वो मैं अटैच कर दूंगा, जिसमें हमने बेसिक जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है गेट प्रिपरेशन से रिलेटेड आ रही है वो मैंने टेकअप किए थे, क्वेश्चंस उठाए थे, ठीक है। तो आप भी उसमें एडअप हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा कि टेस्ट सीरीज़ कहाँ अवेलेबल है और उसी ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़, मेरा जो तैयारी थी वो 15 दिसंबर को कंप्लीट सिलेबस हो गया था, ठीक है ना। मेरे इंस्टीट्यूट में गेट प्लस ईएससी की दोनों की मैंने कोचिंग ली थी और गेट प्लस ईएससी दोनों का सिलेबस 15 दिसंबर को हमारा ख़त्म हुआ था। तो मिड दिसंबर में ख़त्म हुआ था। हमारे लिए चैलेंज ये था कि उस टाइम जो ईएससी का प्रीलिम्स होता था वो जनवरी के फर्स्ट वीकेंड पे हो जाता था। अब टाइम रिवीजन के लिए ईएससी के लिए मेरे पास कम था, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा क्योंकि आपका फैब के मिड में जाके होगा, ठीक है। 15-20 फैब के आसपास शायद आपका ईएससी का एग्ज़ाम है। गेट के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मुझे भी सफिशिएंट टाइम फील हुआ था। रीज़न बीइंग जो मेरा मिड दिसंबर था 15 दिसंबर और जो 6 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था, ये जो बीच का ड्यूरेशन था वो बहुत ज़्यादा टाइट पैक था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को पूरा सिलेबस रिवाइज भी करना था, सारे टेस्ट सीरीज़ भी ईएससी से रिलेटेड देने थे। और ईएससी में एक फुल लेंथ टेस्ट अगर देना हो तो उसमें 2 घंटे का आपका जीएस का भी होता है और आपका 3 घंटे का टेक्निकल भी होता है, तो 5 घंटे जाते हैं। गेट में तो 3 ही घंटे जाते हैं। हाँ, उसका बेनिफिट मेरे लिए ये हो गया था कि 6 तारीख को एग्ज़ाम देने के बाद वो पूरा जो 20-21 दिन मेरे पैक चले थे, उसके बाद मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब गेट का एग्ज़ाम मेरे को अगर कोई 10 तारीख को भी ले लेगा तो मैं दे दूंगा तुरंत 2-3 दिन बाद भी, क्योंकि सारा तैयार हो गया था, सारा रिवाइज हो गया था। अब मेरे को मोमेंटम मेंटेन करना था। तो ये स्टेटस था मेरा तैयारी का। अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर गेट की हम बात करें, क्योंकि आप कंप्लीटली गेट पे फोकस करेंगे, ईएससी का जो आपको लास्ट में 10-12 दिन मिलेंगे उसमें आप टेस्ट सीरीज ईएससी की दे लेंगे, ठीक है। अभी ईएससी की जो स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी ना दें, वो गेट का एग्जाम देने के बाद फिर आप स्टार्ट करें। अभी आप 100% गेट पे फोकस करेंगे। हाँ, आइडियली आपका सिलेबस दिसंबर एंड तक 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चाहे वो ईएससी का है, चाहे गेट का है, चाहे दोनों का कंबाइंड आप कर रहे हैं, आपका इस महीने के एंड में ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ रिवीजन और सफिशिएंट नंबर ऑफ फुल लेंथ टेस्ट दे पाएँ, ठीक है। अगर आप इतना आपका दिसंबर एंड तक ख़त्म नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप रेस में पीछे रहेंगे, ठीक है। फिर अगर आपने मान लो 1-2 सब्जेक्ट आपके दिसंबर के बाद रह जाते हैं और साथ में आपने बहुत रिग्रेस तैयारी करी जनवरी में, टेस्ट सीरीज सारी दे दी, हर दिन टेस्ट सीरीज दे दी, सिलेबस भी साथ साथ कवर कर रहे हैं, बहुत पैक टाइप का आप चलाएंगे तो चांसेस हैं कि आप ले आएँ। बट हाँ, अगर आपका दिसंबर एंड तक खत्म हो जा रहा है तो वेल एंड गुड है। आपको लास्ट के 1 महीने में या अभी आपका सिलेबस खत्म हो गया तो अभी जो आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपका सिलेबस खत्म होने के बाद आपको क्या करना है वो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। पहली चीज़, आप पूरा डिवाइड करेंगे अपने रिमेनिंग डेज कि आपको इन दिनों में क्या करना है। आप रैंडम तरीके से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने अपनी तैयारी में शायद 1 हफ्ते का प्लान किया होगा या फिर नेक्स्ट डे का रात को आप प्लान करके सोए होंगे, इस हिसाब से किया होगा। बट अभी रिमेनिंग पूरे 30-40 दिन जितने भी आपके अवेलेबल रहेंगे फुल सिलेबस कवर होने के बाद, वो आपको बहुत इफेक्टिवली प्लान करने हैं, ठीक है। तो आपका जो नंबर ऑफ रिवीजन है, मिनिमम 2 रिवीजन सारे सब्जेक्ट की हो,
जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, मेजर जो क्वेश्चंस लेके आते हैं जिन सब्जेक्ट्स में से, उनमें एटलीस्ट आपकी 3 या 4 रिवीजन हो। इस टाइप से आपको डिवाइड करना है। अब प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि एक जैसे मेजर सब्जेक्ट आपने उठाया, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है या थ्योरी ऑफ मशीन्स हैं, इन मेजर सब्जेक्ट्स में आपके 2 दिन रिवीजन में चले जाते हैं। अब हर सब्जेक्ट को आप 2-2 दिन देंगे तो आपके महीना भर तो उसी में चला जाएगा, तो रिवीजन कब होगा, टेस्ट कब होगा, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो रिवीजन का तरीका है वो कंसाइज करना पड़ेगा और नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि आपने 4 मेजर सब्जेक्ट को दिया और 2 आपने माइनर सब्जेक्ट को दिया। मेजर सब्जेक्ट वो है जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, माइनर वो जो एप्लीकेशन पार्ट है। जैसे आपका हीट ट्रांसफ़र का जो पार्ट है वो मेजर में आ जाता है, थर्मो का मेजर में आ जाता है, इंडस्ट्रियल मेजर में आ जाता है, पावर प्लांट आपका माइनर में आ जाता है, आरएसी माइनर में आ जाता है, आपका फ्लूइड मशीन माइनर में आ जाता है। जो एप्लीकेशन पार्ट के सब्जेक्ट है उनमें से कम आता है गेट में, हालांकि ईएससी में अच्छा खासा आता है बट गेट में कम आता है। तो आपको जैसे ही आपने ये लिस्ट बना ली, 2 लिस्ट बना ली, एक मेजर सब्जेक्ट की, एक माइनर सब्जेक्ट की, उसके बाद आपको रिवीजन जो करना है सिंपल तरीके से, फॉर्मूला एक बार रिवाइज करेंगे, लिख के देखेंगे, उसमें किसी भी चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, आपका 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 1 दिन में अगर कवर करना है रिवीजन, ठीक है, तो मॉर्निंग में आप 1 घंटा 6 से 7 के बीच में या 7 से 8 के बीच में, जितना जल्दी आप उठ पाएँ, उस ड्यूरेशन में आप फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, लिख के देख लो। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर 10 यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है तो 10 यूनिट में से आपने 10-10 क्वेश्चन उठा लेने हैं ताकि आपके 100 क्वेश्चन हो जाए। एक यूनिट से आप 10 क्वेश्चन उठा लो, जो भी आपने कभी स्टार मार्क किए हो या कोई इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप उठाएंगे। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन आप एक दिन में करेंगे और शाम को कोशिश करो सोने से पहले आप फिर उसका टेस्ट दे दो। अगर शाम को टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के जो अगला सब्जेक्ट आपका है उससे पहले टेस्ट दे दो, फिर उस अगले सब्जेक्ट का फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन कर लो, नेक्स्ट मॉर्निंग उस सब्जेक्ट का टेस्ट दे दो। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। एक बार आपका पूरा सिलेबस इस तरह से रिवाइज जब हो जाता है, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट करके, और जो छोटे सब्जेक्ट है एक दिन में 2-3 करके, 15 दिन में मैं मान के चल रहा हूँ आप एक रिवीजन कवर करेंगे, जो करनी ही है, एल्स आप नंबर ऑफ रिवीजन नहीं कर पाएंगे, फिर आपको फाइनली पेपर टफ लगेगा। ठीक है, तो एक रिवीजन के बाद फिर आप अपना फुल लेंथ दे देंगे। ठीक है, एक कंप्लीट ये रिवीजन के बाद एक फुल लेंथ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो फुल लेंथ है वो आपका 2 दिन के गैप पे होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर 3 दिन में एक फुल लेंथ देंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको 10 फुल लेंथ देने हैं तो आपका 1 महीना चला गया। इसका मतलब ये है कि जो 15 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका मिड दिसंबर तक खत्म हो गया तो जनवरी स्टार्ट होने से पहले आप पूरा सिलेबस एक बार थॉरोली रिवाइज कर लेंगे। 100 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट करके आप पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और पर डे आप 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपका डेली बेसिस पे एक एक सब्जेक्ट चलता जाएगा और आपको वो फील आएगी कि मैंने रिवाइज किया है। 15 दिन बाद आपको लगेगा कि मैंने सारा सिलेबस रिसेंट में पढ़ा है, वो भूले भूले वाली फील आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी रिवीजन एक होगी, फिर एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो आपकी रिवीजन है उसको आप और कंसाइज करेंगे। पहले रिवीजन में आपने एक सब्जेक्ट एक दिन में लिया था, दूसरे रिवीजन में आप 2 या 3 सब्जेक्ट लेंगे। मेजर है तो 2 ले लो, माइनर है तो 3 या 4 सब्जेक्ट उठा लो और आपको रिवीजन कंप्लीट करना है वो विद इन अ वीक। ठीक है, एक वीक में सारे सब्जेक्ट उड़ाने हैं। हाँ, आधे सब्जेक्ट जब आपके हो जाते हैं तो आप सेकंड फुल लेंथ दे देंगे, फिर नेक्स्ट आधे हो जाते हैं तो आप थर्ड फुल लेंथ दे देंगे। ठीक है, आपके फुल लेंथ टेस्ट की डेट्स एकदम फिक्स हो जानी चाहिए कि मैं 3 तारीख को दूंगा, फिर 6 तारीख को दूंगा, फिर 9 तारीख को दूंगा, फिर 12 तारीख को दूंगा, फिर 15 तारीख को दूंगा। आपका फुल लेंथ टेस्ट देने की डेट और जो आपका टाइम स्लॉट आपको गेट एडमिट कार्ड आने के बाद मिलेगा कि मॉर्निंग हाफ में या इवनिंग हाफ में, गेट का तो शायद एक ही स्लॉट है, तो जो भी स्लॉट आपको मिल जाएगा आप उसी स्लॉट में एक्चुअल जो आपके टेस्ट सीरीज है उसको प्रैक्टिस करेंगे और रिमेनिंग जो टाइम है उसमें आप अपना ये रिवीजन पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। 15 दिन में पहली रिवीजन, हफ्ते भर में दूसरी रिवीजन और उसके बाद 4 दिन में तीसरी रिवीजन और चौथी रिवीजन फिर आप 2-3 दिन में फॉर्मूला रिवाइज करके निकाल लेंगे। तो इस टाइप से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए, जिन लोगों को टेस्ट सीरीज अभी नहीं मिली है वो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूँ। अभी इसके बाद जो मैं वीडियो अटैच करूँगा वो उसी एप्लीकेशन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसका जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट। होपफुली टेक्निकल जो पार्ट है वो सबका कंप्लीट हो गया होगा। अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नहीं हुआ है और अभी भी उसको थ्योरी पढ़नी है या
किसी प्रकार का और सिलेबस कवर अप करना है, या कुछ क्वेश्चंस का पार्ट रहता है, या एक बार भी कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं टच हुआ हो। एक स्टूडेंट का है कि हाइड्रोलिक मशीन बाकी है और कोचिंग में अभी रहता है। देखिए गेट का जो एग्ज़ाम है आपका थोड़ा सा चेंज हो गया। पिछले अगर 2-3 साल का आप देखेंगे तो थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। नया नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके पहले का पैटर्न आप देखेंगे तो डिफरेंट पैटर्न रहता था, आजकल का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। इसमें आपको रिवीजन बहुत प्रॉपर करनी पड़ेगी, तभी आप क्लियर कट रैंक ले पाएंगे, ठीक है। जैसे 2022 के थ्रू अभी तक लगभग 1400 के अराउंड सीट्स आ चुकी है, ठीक है। और टोटल मतलब आ चुकी है, सिर्फ मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही 2023 में भी बहुत सारी सीट्स आएंगी, और अगर इतने 1000 प्लस या 1200-1400 प्लस सीट्स आती हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रैंक 2500 या 3000 के आसपास भी है तो भी आपके बहुत फेयर चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका सिलेबस दिसंबर से पहले एनी हाउ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर दिसंबर से लेट हो जा रहा है तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप जब रिवीजन करने जाएंगे, क्योंकि कोई भी शेड्यूल आप रिवीजन का बनाएंगे, पूरा जो मैकेनिकल का सिलेबस है उसका जो रिवीजन है आप 20 से 25 दिन से कम टाइम स्पैन में एक रिवीजन नहीं कर पाएंगे, अगर आपका रिवीजन पहली बार हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर रिवीजन आपका तीसरी या चौथी बार हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आप 10 से 12 दिन में, या हो सकता है कोई थोड़ा सा स्पीड किसी ने गेन कर ली है तो वो 8 से 10 दिन में भी कवर अप कर लेगा एक रिवीजन। बट अगर आपका सिलेबस जस्ट कंप्लीट हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा पहले रिवीजन में, ठीक है। हाँ, पहले रिवीजन आपके दिसंबर के एंड तक ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं पहले बता देता हूँ रिवीजन आपको कैसे करनी है साथ साथ, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मोस्टली लोगों का हो चुका होगा, पूरा लगभग सिलेबस हो गया होगा, छोटा मोटा कोई एक आध सब्जेक्ट बचा है, तो एक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका फॉर्मूला सब लिख के याद हो, ठीक है। फॉर्मूला के लिए मैं क्लियर आपको बता दूं कि फॉर्मूला जितना नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा रिपीट होगा उतना बेटर रहेगा। आपके पास जो अवेलेबल नंबर ऑफ डेज है अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज अवेलेबल है, और जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं आप आज से ही प्रैक्टिस में डालें कि आपको डेली एक सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज लिख के देखने हैं, तभी आपका जो फॉर्मूला का जो रिकॉलिंग पावर है वो अच्छी रहेगी, एल्स आप पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है। एक विशाल ने लिखा है कि लगता है पहले बार पढ़ रहा हूँ, इस टाइप की फीलिंग आती है जब रिवीजन करते हैं। देखो, रिवीजन के टाइम आपको इस टाइप की फील तभी आती है जब आप एकदम से सब्जेक्ट से दूर हो गए, ठीक है। और वो कंटिन्यूटी तब मेंटेन रहती है जब आप एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपका जो दूसरा पुराना सब्जेक्ट है उसके अगर आप कुछ क्वेश्चंस कर लें तो वेल एंड गुड है, नहीं तो एटलीस्ट आपके फॉर्मूलाज रिवाइज होते रहें, ठीक है। तो अगले 45 दिन में आप शेड्यूल सेट कर लो कि डेली एक सब्जेक्ट उठाना है, डेली एक सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज मेरे को आइदर तो लिख के देखने हैं, अगर इतना टाइम अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम मैं उनको पेपर रख के फॉर्मूलाज पे और रीड करके और रिकॉल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। पहले के टॉपिक भूल रहे हैं, इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़ा सा टच में सब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। सौरभ लिखते हैं सर रिवीजन बाकी है अभी कुछ सब्जेक्ट का, कैसे मैनेज करें। देखिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी जो 45 दिन बचे हैं, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, ठीक है। रिवीजन और टेस्ट सीरीज, इन्हीं को मैं 50 तरीके से घुमा के भी बोल सकता हूँ, इन्हीं को मैं सिंपल तरीके में भी बोल सकता हूँ। रिवीजन का प्रॉपर शेड्यूल सेट करें, ठीक है। शेड्यूल कैसे सेट करेंगे, जो सिंपल पूरे सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। पहली कैटेगरी जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो हैं जिसमें से मेजर पार्ट आता है, जैसे मैथमेटिक्स आपका है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, प्रोडक्शन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इस टाइप की ये जो सब्जेक्ट्स आपके हैं इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन मेजर सब्जेक्ट को आप एक सेट में रखो, और जो छोटे एप्लीकेशन पार्ट वाले सब्जेक्ट है, आरएसी है, आपका पावर प्लांट है, आपका फ्लूइड मशीनरी है, एप्टीट्यूड है, इस टाइप के जो सब्जेक्ट है उनको आप सेपरेट लिस्ट में रखो। तो जो मेजर सब्जेक्ट आपके हैं वो आपका प्रॉपर थोरो रिवीजन उनकी मिनिमम 3 से 4 बार हो, और जो माइनर सब्जेक्ट बच गए हैं उनके 1 से 2 बार भी करेंगे तो चलेगा।
रिवीजन मेडिजी वर्कबुक और प्रीवियस ईयर से करना है इनफ है क्या? देखिए रिवीजन आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, ठीक है। वर्कबुक आप रिपीट भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हैं, और आप टेस्ट सीरीज के थ्रू भी रिवीजन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए जब आप रिवीजन कर रहे हैं, जब फुल डे आप रहेंगे रिवीजन के लिए, है ना, अभी मान लो दिसंबर में आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाता है और फिर आप रिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो आपकी स्पीड कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि एक दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में आपको एक सब्जेक्ट ख़त्म करना ही करना है, ठीक है। उसमें आप 100 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली देख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट उठाया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, आप 2 दिन में आधा दिन यूज़ करो इसका फॉर्मूलाज याद करने में, और एक दिन यूज़ करो इसका पूरा प्रॉपर क्वेश्चंस करने में। जितने भी मान लो 8 यूनिट है तो हर एक यूनिट में से 10-10, 20-20 क्वेश्चन या जितना आपके पास टाइम अवेलेबल हो उसमें उसका रिवीजन कंप्लीट करना है, और आधा दिन आप रखो उसका एक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप दिन में 10 आवर्स की स्टडीज़ अब कंटिन्यू करेंगे तो 5 घंटे आप फॉर्मूलाज याद करने में, लिखने में, कॉन्सेप्ट पढ़ने में, 10 आवर्स आपको क्वेश्चंस करने हैं, और 5 घंटे फाइनली आपका एग्जाम देने में और उसका एनालिसिस करने में। इस टाइप से आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूट उसमें होना चाहिए। जो छोटे सब्जेक्ट है उसमें ये सारी चीज़ें आप एक दिन में करेंगे। अगर आपको 10 घंटे में बता रहा हूँ क्वेश्चंस करने के लिए, तो आपकी क्वेश्चंस की जो एफिशिएंसी है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप 1 घंटे में से फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन कर पाते हैं, 10 घंटे में आप 100 क्वेश्चन कर पाएंगे, तो पूरा जो आपका सिलेबस है उसको 100 क्वेश्चन में डिवाइड कर दो। जैसे आपकी अगर 8 यूनिट है तो 100/8 इतने क्वेश्चंस आप हर एक यूनिट से करेंगे एज प्रैक्टिस, ठीक है। वो कोई भी क्वेश्चन आप उठा के कर लेंगे। हाँ, डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चंस उठाएंगे, ऐसा नहीं कि छोटा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड टाइप के क्वेश्चन उठा लिए और कर लिए। जो आपने स्टार मार्क क्वेश्चन किए होंगे कभी रिविजन के टाइम में, वो चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन उठाते हैं। सिलेबस हो गई है बट मार्क्स बहुत कम हैं फुल लेंथ टेस्ट में एंड अटेम्प्ट भी। देखो फुल लेंथ टेस्ट में अटेम्प्ट का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिन लोगों की नॉलेज लेवल ठीक था बट फाइनली जो उनका रिजल्ट था वो 70 के अराउंड अटक जाता था। 3 अटेम्प्ट दिए लोगों ने, तीनों में 65 से 70-75 के बीच में अटक जाता था, और मैकेनिकल में इतने मार्क्स पे कुछ नहीं मिलता था उस ड्यूरेशन में। आपको इम्प्रूव करने के देखिए 2 तरीके हैं। एक तो आपका जो नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर करें, और दूसरा आप टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना नॉलेज धीरे धीरे इम्प्रूव करें। नॉलेज का यूटिलाइजेशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 3 राउंड मेथड, 3 राउंड मेथड आप यूज़ करेंगे। फिर से मैं एकदम रिपीट कर देता हूँ। 3 राउंड मेथड का मतलब ये है कि पहला जो राउंड आप लेंगे उसमें आप सिर्फ वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जिसमें आप 100% श्योर हो कि मैं 2 मिनट में एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन कर लूँगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, और ये डिसीजन आपको 10 से 15 सेकंड में ले लेना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इसी राउंड के दौरान जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर लेंगे बट 4-5 मिनट लगेगी, तो वो क्वेश्चंस आप मार्क फॉर रिव्यू लेटर करके चलेंगे, और जो क्वेश्चन देखते ही आपको लगता है कि हवा ही नहीं लगी क्या क्वेश्चन था, उसको आप सिंपली छोड़ के हुए चलेंगे, ठीक है। और ये डिसीजन कि मेरे को अभी करना है, मार्क फॉर रिव्यू लेटर करना है या मेरे को छोड़ना है, ये डिसीजन आपका विद इन 10 to 15 सेकेंड आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ पा रहा है तो भी आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकलेंगे। ये सिंपल तरीका है। राउंड 1 में आप यही क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आपका 100% श्योर हो कि 2 मिनट में निकाल लूंगा, और मार्क फॉर रिव्यू लेटर करते चलना है उन क्वेश्चन को जो आपको पता आप निकाल लेंगे, बस 4-5 मिनट लगेंगे, ठीक है। सेकेंड राउंड में आप ये मार्क फॉर रिव्यू लेटर वाले क्वेश्चंस करेंगे, और थर्ड राउंड में जो आपके रह जाएंगे वो क्वेश्चंस करेंगे। पहला राउंड आपका हाफ टाइम में हो जाना चाहिए 90 मिनट्स में, सेकेंड राउंड आपका 40 to 50 मिनट्स में हो जाना चाहिए, ताकि थर्ड राउंड के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम बचे। इसमें बेनिफिट ये होगा कि जो इजी क्वेश्चंस है वो आप फटाक से निकाल लेंगे, जो मीडियम डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन है वो आप टाइम रहते हुए अच्छे से एक्यूरेसी के साथ निकाल लेंगे, और अगर टाइम बचता है तो इंसान का दिमाग बहुत बढ़िया चलता है। अब तीसरे राउंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल लेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये आ सकता है कि मेरे को पहले राउंड में एटलीस्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब मैं टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दिया करता था तो पहले राउंड में मेरे 35-40 के अराउंड निकल जाते थे, बट जब मैंने सीबीटी दिया तो मेरा पहले राउंड में 20 क्वेश्चन निकले थे एक सीबीटी में, और सेकंड सीबीटी में मेरे 25 के आसपास क्वेश्चन निकले थे। पहले राउंड की मैं बात कर रहा हूँ।
तो नॉर्मल टेस्ट सीरीज में जब आपके 35-40 निकल रहे होंगे पहले राउंड में, और फिर आप सीबीटी देंगे या कोई और टेस्ट देंगे, हार्ड लेवल का टेस्ट देंगे, तब आपके 20 से 25 क्वेश्चन अगर निकलते पहले राउंड में, तो वो थोड़ा सा हमें डिमोटिवेट करता है। बट सब्सिक्वेंटली जब आप सेकंड राउंड लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस और ऐड अप हो जाएंगे और थर्ड राउंड के लिए आपके पास टाइम बचेगा। देखिए, अगर आपने 35 क्वेश्चन किए पहले राउंड में तो 35 दूनी 70 मिनट आपने यूज कर लिए। अगर आपने 20 क्वेश्चन किए पहले राउंड में, इसका मतलब 20 × 2 40 मिनट आपने यूज करिए। तो अगर कम क्वेश्चन हुए तो टाइम ज्यादा बचेगा, ज्यादा क्वेश्चन हुए तो टाइम ज्यादा यूटिलाइज आपका हो गया होगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरे से क्वेश्चन अगर एक राउंड में कम हुए हैं, डेफिनेटली सबको परेशान कर रहे होंगे, आप अकेले नहीं हैं जिनको ये क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं। तो आपको पेपर के दौरान खुद को साइकोलॉजिकली बैलेंस करना है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने लगातार आते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे। अगर बहुत इजी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं तो आपको बहुत एक्साइटमेंट में आके बहुत सारे क्वेश्चन गलत नहीं कर देने। एग्जाम, फाइनल जो एग्जाम होता है वो आपका नॉलेज कम आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। गेट के एग्जाम में आउट ऑफ 65 आपके 5 to 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। आजकल 5 to 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करने वाले इंसान को भी हिला देता है। ठीक है, अब ये 5 to 10 क्वेश्चन रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। किसी के हो सकता है शुरू के 40 क्वेश्चन में ये 5 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी के हो सकता है लास्ट के कुछ 20-25 क्वेश्चन में ये आएंगे। तो दोनों स्टूडेंट का जो माइंड सेट है डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है 3 राउंड मेथड। आप इजी क्वेश्चंस पहले उठाएंगे, फिर मीडियम उठाएंगे, फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाएंगे। टाइम प्रॉपर मैनेज रहेगा तो आप डेफिनेटली अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका जो मार्क्स इंप्रूव करने का है टेस्ट में, वो है कि आप टेस्ट सीरीज में स्टेप बाय स्टेप आप इंप्रूव करते चले जाएं। इसका एक सिंपल तरीका है कि आप जब एनालिसिस करेंगे अपने पेपर का तो उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने कैलकुलेशन एरर ज़्यादा किए हैं तो मैं कैलकुलेटर थोड़ा सा स्लो का यूज़ करूँगा। ठीक है, कई बार आप माउस से जब यूज़ करते हैं तो क्लिक एक बार में नहीं होता है, तो आपको हैबिट बनानी है कि जब मैंने क्लिक किया है तो सामने स्क्रीन पे आपको वो नंबर दिखे कि एक्चुअल में जो मैंने क्लिक किया है वो सामने टाइप हुआ है नहीं हुआ है या डबल तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर आप इस तरह से एलिमिनेट करेंगे। दूसरा, आपने कुछ सिंपल मिस्टेक करिए कि आपने 2 की जगह 4 यूज़ कर लिया, 2 की जगह 1/2 यूज़ कर लिया, इंटू 10 की जगह डिवाइड 10 यूज़ कर लिया, इंटू 5 की जगह डिवाइड 5 यूज़ कर लिया। इस टाइप की जो मिस्टेक्स हैं जो कॉमन आपको ऑप्शंस में दिखता है गेट में कि मल्टीपल्स में कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको स्पेसिफिकली उन पर्टिकुलर ऑप्शंस में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है कि ऐसे सिली एरर मैं ना करूँ। ठीक है, तीसरे कैटेगरी के मिस्टेक आप जो कर सकते हैं वो है आप जो यूनिट्स के एरर हैं वो कर सकते हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में किसी डिफरेंट यूनिट में आंसर पूछा हो और आपने न्यूमेरिकल आंसर टाइप में किसी डिफरेंट यूनिट में आंसर दे दिया, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो ये मिस्टेक है। फोर्थ जो मिस्टेक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझना और बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको एलिमिनेट करना और बहुत मुश्किल भी है वो करना। ठीक है, पहली 3 जो मिस्टेक बताई है आपको प्रोबेबली ऑलरेडी पता होगी और उनको एलिमिनेट भी आप धीरे धीरे कर लेंगे, बट 4 जो मिस्टेक है वो जनरली हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे को 65 में से 40 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 40 क्वेश्चन कर दिए राउंड 1 और राउंड 2 का मिला के, अब मेरे 25 क्वेश्चन बच गए। अब जनरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, 25 क्वेश्चन बचे हैं, इनमें से कम 10-12 क्वेश्चन तो मैं करूँगा, चाहे मेरे को कॉन्सेप्ट याद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मैं जुगाड़ लगा के अटेम्प्ट करूँगा। अब वो जुगाड़ लगा के अटेम्प्ट करने में कि मैं कुछ भी कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, मैं हिट एंड ट्रायल करूँगा, बट मैं आंसर निकाल के छोड़ूंगा, उस अटेम्प्ट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। हो सकता है आपके 3-4 क्वेश्चन ठीक भी हो जाए, बट 4 से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा वो इस तरह से आएगा कि आपको लगेगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो डाउनग्रेड हो गई है, बट एक्चुअल में आपने साइकोलॉजिकली उन क्वेश्चंस को उठाए जो आपको आते ही नहीं थे। फिर जब पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो अटेम्प्ट दिया था वो तो आपने ठीक सोच के दिया था, बट आपका गलत हो जा रहा है। तो आपने सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आप आंसर निकाल सकते हैं, आप 100% श्योर हैं। मैंने 3 राउंड मेथड में भी कहीं ये नहीं कहा आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जबरदस्ती जो आपको नहीं आता है। ठीक है, मैंने वही कहा है कि आपको पहले राउंड में जो 100% आता है 2 मिनट में निकाल वो करोगे, सेकंड राउंड में आप वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको पता है कि आप 4-5 मिनट में निकाल लेंगे 100%। ठीक है, एक बार आप इस हैबिट में आ जाते हैं
तो डेफिनेटली जो आपका पेपर का एनालिसिस का तरीका है वो सुधर जाएगा। आपने मान लो 40 क्वेश्चन नहीं किए आउट ऑफ 65, तो 25 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं वो आप प्रॉपर बैठ के एनालाइज करोगे कि मैं कहाँ तक सोच पा रहा था और सॉल्यूशन में क्या है, मैंने कहाँ मिस्टेक करी या कहाँ मेरा कॉन्सेप्ट लैकिंग है और सॉल्यूशन में क्या चीज़ गिवन है, वो आप अपने नॉलेज बेस में अपडेट कर लेंगे। बट अगर आपने तुक्का मार के कॉन्सेप्ट गलत सलत लगा के अटेम्प्ट कर दिया है क्वेश्चन को, तो आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है सॉल्यूशन की वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में क्लियर सेट होना चाहिए, आइदर तो मेरा आंसर आएगा 100% एक्यूरेसी के साथ, या फिर मेरा आंसर नहीं आएगा, मैं बीच में कहीं अटक जाऊंगा, सॉल्यूशन पूरा नहीं हो पाएगा, फिर मैं उसका कॉन्सेप्ट देखूंगा क्या है जो मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये तरीके हैं आपके मार्क्स इंप्रूव करने के। ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल टाइम्स आप क्वेश्चन फॉर्मूलाज लिख के देखेंगे, और आप ये 2 तरीके यूज करेंगे टेस्ट सीरीज में, है ना। एक तो 3 राउंड मेथड जो आपको टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज करने का हेल्प करेगा, और सेकंड आपका पेपर का एनालिसिस जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी मैं एक सब्जेक्ट रिवीजन कर रहा हूँ, फॉर्मूला सब लिख रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना जरूरी है क्या? देखो, फॉर्मूला आप लिख लेंगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। अगर हम सिर्फ फॉर्मूला लिख के याद कर लेंगे तो हम उसकी एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला की एप्लीकेशन करने के लिए ज़रूरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन देखने के बाद ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। थ्योरी पढ़ने से या सिर्फ फॉर्मूला लिखने से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो गेट का पैटर्न है वो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल देता है। अब क्वेश्चन जब प्रैक्टिकल देगा तो आपको चीज़ें रिलेट करनी आनी चाहिए। आप अगर रिलेट नहीं कर पाएंगे तो आपका सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। उसी को लोग कह देते हैं कि पेपर आजकल डिफिकल्ट आने लग गया, बट आपका जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो ही आपको समझाता है कि थ्योरी क्या है। आउट ऑफ 1000-1200 क्वेश्चन, जितने 1000-1200 फॉर्मूला जो हमने पढ़े हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसमें आपको सिर्फ 350-400 फॉर्मूला ऐसे होंगे जो डायरेक्टली समझ आ गए होंगे। टीचर ने पढ़ाए, आपने समझ लिए, या आपने कहीं से वीडियो देखी आपने समझ लिया, या कोई बुक पढ़ी आपने समझ लिया। सिर्फ 350-400 फॉर्मूला ऐसे होंगे जो आप क्लियरली समझ पाएंगे। आप बाकी के फॉर्मूला तभी समझ पाएंगे जब आपने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे, और जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसके थ्रू भी आपको क्वेश्चन समझने हैं। टेस्ट सीरीज आपका परफॉर्मेंस जज करने के लिए नहीं है। टेस्ट सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि क्या कमियां आपकी रह जा रही है, क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको करने हैं, कहाँ आपकी लैकिंग है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। अभी टाइम है 45 दिन। अगर आज की डेट में आपके 50 नंबर टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जो स्टेप मैंने बताए हैं वो फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तो डेफिनेटली 70-75 तक तो मिनिमम पहुंच जाएंगे। बाकी आपके मेहनत के ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल एंड टेस्ट सीरीज कितने दिन के बाद देना चाहिए? अच्छा, टोटल मैं आपको बता दूं कि आपको 10 से 15 फुल एंड टेस्ट देने हैं। मोर देन सफिशिएंट है अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको फुल एंड टेस्ट जनवरी में स्टार्ट करने चाहिए। अगर दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप दिसंबर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको फुल एंड टेस्ट तभी देना है जब आपका सिलेबस एटलीस्ट एक बार पूरा 100% कंप्लीट हो गया हो, फिर आपको फुल एंड टेस्ट देना है, ताकि आप इंप्रूवमेंट कर सके नेक्स्ट टेस्ट में। एक टेस्ट जब आपने दिया है तो नेक्स्ट जो टेस्ट आपका है वो 2 to 3 डेज के गैप में होना चाहिए। मतलब अगर एक टेस्ट आपने 1 तारीख को दिया है तो दूसरा टेस्ट आपका 3 या 4 तारीख को होना चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है और आप कितना अपना उसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में स्टार्ट किया, 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर आपके पास हैं, तो 30 दिन आपके पास अवेलेबल हैं। उन 30 दिन में 10 फुल लेंथ टेस्ट देने का मतलब ये है कि हर 3 के मल्टीपल में आपको अपना टेस्ट देना पड़ेगा। बीच का जो टाइम है उसको आपने यूटिलाइज करना है। जो आपका वीक पार्ट है, पिछले जो टेस्ट में वीक पार्ट रह गया था, उसको उसकी थ्योरी रिवाइज करने में, उसके क्वेश्चंस करने में, और बाकी सारे सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज पढ़ने में। ठीक है, बीच का जो पीरियड रहेगा 2 फुल लेंथ टेस्ट के बीच में, उसमें आपको एक तो थ्योरी रिवाइज करनी है जो पिछले टेस्ट में आपने गलतियां करी थी उससे रिलेटेड।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उसी थ्योरी से रिलेटेड, और तीसरा आपको पूरे फॉर्मूलाज फिर से पढ़ने हैं। ठीक है, ये थोड़ा बोरिंग काम रहेगा फॉर्मूला बार बार पढ़ना, बट आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा जब आप फाइनली एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। मैथ के लिए कुछ की पॉइंट बताइए जो कि मस्ट है अभी करना। देखिए मैथ के लिए मैं बताता हूँ कि मैंने जब 2015 में एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 68 नंबर आए थे, और उस टाइम मेरे मैथमेटिक्स में कुछ 1-1.5 नंबर कुछ आया था मेरे हिसाब से, नेट जो मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 15। फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं 2017 का देने का मैंने प्लान किया तो मेरे दिमाग में यही था कि अगर मेरे 68 नंबर आए थे मैथमेटिक्स में इतना पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद भी, तो अगर मैं बाकी सब्जेक्ट इतना ही रखूं, उसको थोड़ा और रिवाइज कर लूं, 2-4 नंबर और बढ़ा लूं, प्लस मैथमेटिक्स में मैं बहुत अच्छे से कर लूं, तो डेफिनेटली मेरे 15 नंबर और एडअप हो जाएंगे, 15-16 नंबर और एडअप हो जाएंगे। 68 में 15-16 नंबर और ऐड करके 80 प्लस समथिंग आ जाएगा और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये मेरा अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मेरे को एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है जो मेरा रहता है, बाकी मेरा एवरेजली ठीक ठाक है। तो बाकी भी सब्जेक्ट मैंने थोड़ा इंप्रूव किए, मैथ पे स्पेसिफिकली मैंने ध्यान दिया और फाइनली 92 मार्क्स बना था। अब मैथमेटिक्स मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो मैंने स्टार्टिंग में ही जब कोचिंग ज्वाइन किया था, उसके साथ साथ जब इनिशियली छोटे छोटे सब्जेक्ट चलते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम रहता है, रिवीजन का लोड नहीं रहता है, उस टाइम में मैंने मैथमेटिक्स का कंप्लीट कवर कर लिया था ऑलरेडी। एक मेडिजी का मैथमेटिक्स की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, जिसमें कंबाइंड हर एक स्ट्रीम के क्वेश्चन एडअप रहते हैं। मतलब एक थ्योरी रहती है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हर एक स्ट्रीम के, फिर थ्योरी होती है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हर एक स्ट्रीम के। तो मैंने वो प्रैक्टिस करी थी, वो मैंने सिर्फ एक बार करी थी ताकि मैं एक बार सीख जाऊँ सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिए थे। शॉर्ट नोट्स मैं मैथमेटिक्स के बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज करता था। हालांकि मैथमेटिक्स के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनमें मोस्टली थ्योरम्स होती है और उनको बिना एप्लीकेशन के आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, आप फाइनल एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी मैथमेटिक्स का आप रिवीजन करेंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, और मैथमेटिक्स के रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बढ़िया है। और अगर टाइम आपके पास अवेलेबल है तो मेडजी की जो वर्क बुक है उसके भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत बढ़िया, हालांकि थोड़ा टफर साइड में है, बट हाँ आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैथमेटिक्स में तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन मैंने से फॉर एग्जांपल मैंने एक सोर्स उठाया था, वर्क बुक से किया था, एक रिवीजन में मैंने वो सॉल्व कर दिया, सेकंड रिवीजन में जो सॉल्व करने लगा तो पहले जो सॉल्व किया था वही सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैथमेटिक्स में इस टाइप के इश्यूज आते हैं, बट उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, आपको कंटिन्यूसली अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहना है। और जब भी आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में थ्रू आउट सारे यूनिट्स के कुछ ना कुछ उठा के आप जरूर करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास 45 दिन अवेलेबल हैं, तो मैथमेटिक्स को आप इसमें से एटलीस्ट आप 7-8 दिन देंगे, जिसमें आप 3 से 4 रिवीजन करेंगे, तब जाके मैथमेटिक्स आपकी होल्ड अच्छी होगी। और एक और, जब आप फाइनल एग्जाम में जब अटेम्प्ट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में जब अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस रखें, एक अटेम्प्ट में अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ तो स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जाओ। एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, इसमें अगर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं हो रहा तो स्किप करके आगे जाओ, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं इसमें अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं हुआ, उस माइंडसेट के साथ नहीं हुआ, तो नहीं होगा उस टाइम। फिर आप अगले कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जब आप वो राउंड कंप्लीट कर लो, देन वापस मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पे दोबारा से आओ। एक और सजेशन मेरा आपको रहेगा कि आप पहले टेक्निकल पेपर अटेम्प्ट करें, फिर एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स करें। जनरल सजेशन है, मेरे लिए काम करता था। रीजन बीइंग, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जब अटकते हैं तो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, और जब सॉल्व होते हैं तो लाइन से सब हो जाते हैं। तो मैं लास्ट में अटेम्प्ट इसलिए करता था कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो एकदम रिलैक्स जब मैं हो जाऊंगा कि अब मेरा सिर्फ यही पार्ट बचा है, मेरे को सिर्फ इतना ही करना है, तब मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा मेरा एक बेसिक सजेशन आप लोगों को रहेगा कि आपका जो टोटल सिलेबस है वो बहुत वो वास्ट नहीं है, बहुत कंसाइज है। अगर गेट की सिर्फ मैं बात करूं, आप बाकी किसी भी चीज़ का सिलेबस देखेंगे या पढ़ने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, काफ़ी वास्ट रहता है। 40-45 दिन आपके बचे हैं, इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, पूरी एनर्जी लगाओ, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली है, बहुत सारे लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। अगर 2-2.5-3 हज़ार तक भी रैंक आती है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई आपके रहेंगे। ठीक है,
और इसके अलावा आपकी कोई डाउट या क्वेरी रहेगी तो हम नेक्स्ट लाइव सेशंस में ले लेंगे। और टारगेट इस तरह से रखो कि आपका जो लास्ट के 2 दिन है वो सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन के लिए रहें एग्ज़ाम से पहले, उससे पहले आपके सारे फुल एंड टेस्ट कवर हो चुके रहें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।